और अमर उसके सामने गुस्से में खड़ा उसे देख रहा था। काशी ने उसे देखकर कहा, अमर, कहा था मैंने कि मत आना तुम मेरे सामने, पर तुमने नहीं माना। अब मैं आज चाह के भी खुद को नहीं रोकने वाली। तुमने जितने पाप किए हैं, जितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, उन सब का बदला मैं तुमसे आज लेकर रहूंगी। ये कहते हुए उसने त्रिशूल से उस पर वार किया, जिसे अमर ने अपनी तलवार से रोक लिया और उससे बोला, आज मैं मर जाऊंगा, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर मरने से पहले तुम्हें मार के मरूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ काशी। तूने मेरे भाई को मारा और तेरे बाप ने मेरे दादा को। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए वो उससे लड़ने लगा। दूसरी तरफ रुद्र अन्ना के सामने खड़ा था। अन्ना ने उसे देखकर कहा, देख तेरी बीवी की जिद की वजह से क्या हुआ। उसे मैंने कहा था झुक जाए वो मेरे सामने, पर उसे तो अपनी बहादुरी दिखानी थी और सबकी जान को खतरे में डालनी थी। अब देख उसकी वजह से किस किस की जान खतरे में पड़ गई है। खुद तेरे पिता की जान, बहन और माँ, सबकी जान यहाँ खतरे से घिरी हुई है। ये कहते हुए उसने खड़ग से वार किया तो रुद्र ने उसके वार को रोकते हुए कहा, जब उससे लड़ नहीं पाए तो ऐसा बोल रहे हो। तुम जानते हो उसके रहते, हम सबके रहते तुम कभी नहीं जीत सकते, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नहीं रुद्र, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, पर देखो उस लड़की की वजह से तुम भी यहाँ खड़े हो। अभी भी वक्त है, अपने परिवार को लेकर चले जाओ। वैसे भी तुम इन सब में क्यों पड़ रहे हो। ये कहते हुए वो उससे लड़े जा रहा था। रुद्र उसकी बातों को सुनते हुए अन्ना से लड़ रहा था। दूसरी तरफ कुशल कुमार से लड़ रहा था। कुशल ने उससे कहा था हमने तुमसे कि हुक्म शाह को कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं भेजेंगे। ये बोल उसने उस पर वार किया। कुमार भी उसके वार का जवाब अच्छे से दे रहा था। इधर सिया और शिवांगी खड़ी थी। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। तभी उनकी तरफ 8 या 10 आदमी बढ़े। कुणाल और युग ने जब ये देखा तो उन्होंने उन दोनों से कहा, सिया, शिवांगी, ये लें। ये बोलकर उन्होंने अपने हाथ की तलवार उनकी तरफ फेंका और उन दोनों ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। युग और कुणाल ने दूसरी तलवार ली और लड़ने लगे। सिया और शिवांगी तलवार लिए खड़ी थी। सिया ने उससे कहा हम ये सोचते हैं कि शादी होगी और हनीमून पर जाऊंगी, पर ये देखकर लगता है जैसे हनीमून से पहले मैं महादेव के पास चली जाऊंगी। अरे इन सबको क्या जरूरत है लड़ने की, जब देखो लड़ने चले आते हैं। और एक ये अमर, इसको किसी से प्यार करना सिखाओ, कोई लड़की भेजो यार इसकी जिंदगी में। जब देखो दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करने आ जाता है। दुश्मन उनके करीब आ गए थे। शिवांगी ने उससे कहा, उसके बाप की भी है जिससे वो प्यार करता है, पर फिर भी हर बार चला आता है, इसलिए ये ट्रिक खराब है कि प्यार होगा तो लड़ने नहीं आएगा। अब लड़ो, नहीं तो कहीं महादेव के सच में दर्शन ना हो जाए। ये बोल उसने लोगों के वार को रोका और उन्हें पीछे धक्का दे दिया। सिया ने अपने सामने से आ रहे आदमियों से कहा, रुक जाओ। उसके कहते ही वो लोग रुक गए। सिया ने उन्हें देखकर कहा, शादी हो गई आप सबकी। उसके पूछते ही एक ने कहा, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो। मेरी तो हुई ही नहीं है। मैं क्या बोल रही थी, अगर आप सब मर गए तो क्या उनका ख्याल रखने के लिए कोई है। नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारा जो बॉस है वो तो कितना घटिया है, ये मुझसे अच्छा तुम सब जानते हो। और मुझे पता है वो तुम्हारे घर वालों को तो नहीं देखने वाला, इसलिए बोल रही हूँ, क्यों उस पागल गधे के लिए आप सब अपनी जान देना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने उन सब की तरफ देखा। उसमें से एक ने कहा, तुम हमें भड़काने की कोशिश कर रही हो, पर हम नहीं भड़कने वाले। हम अपने मालिक से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। सिया उसे देखते हुए मन में बोली, अगर मारने को मिला तो इसका टेटुआ जल्दी दबा दूंगी मैं। बड़ा मालिक का चमचा बना फिर रहा है। जब तू मर जाएगा ना, तब देखूंगी कितना वो तेरे घर वालों को देखता है। गधे मालिक का गधा नौकर। ये सोचते हुए उसने उन सबको देखकर कहा, देखो तुम्हारे सबके घर वाले हैं और उनकी देखभाल आप सब करते हैं। इनका क्या है, ये तो लड़के जिंदा रहे तो इन्हें राज्य मिल जाएगा, पर आप सब सोचें, आप सबको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए बोल रही हूँ, आप सब अपने बारे में ना सही अपने घर वालों के बारे में सोचें और ये लड़ाई वड़ाई ना करें। उनमें से एक आदमी ने कहा, ठीक तो कह रही है लड़की, हम क्यों अपनी जान दें।
अरे हमें कुछ हो गया तो हमारे घर वालों का क्या होगा? मैं तो नहीं लड़ना चाहता। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके पीछे बाकी सब भी गए, पर वो जो मालिक का चमचा था वो नहीं गया। उसे देखकर सिया ने कहा, क्यों रे चमचे, तू नहीं जाएगा? नहीं, मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। उस आदमी के बोलते ही सिया ने तेज से तलवार लाकर उसके गले पर रखा, तो उसने डर के अपनी आंखों को बंद कर लिया। सिया ने उसे देखकर कहा, अबे ओ, जब मरने से डर लगता है तो यहाँ क्या पूजा करने खड़ा है? चल निकल। उसके ये बोलते ही वो भाग गया। उसके जाते ही वहां खड़ी शिवांगी ने कहा, ये क्या था? सिया बोली, ये कुछ नहीं, वो गायत्री मालकिन ने कहा है कि किसी बेकसूर को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन्हें समझा देना चाहिए, इसलिए मैं समझा रही थी। शिवांगी मुंह बना के उसे देखते हुए बोली, ओ मैडम, ये ज्ञान कहीं और दो। ये लड़ने का मैदान है और आप निकली ज्ञान देवी। बेटा, पता चला ज्ञान के चक्कर में खुद ज्ञानी बन के ऊपर निकल लोगी, इसलिए जाकर लड़ो। बड़ी आई प्रवचन अम्मा, पागल कहीं की। ये बोलकर वो बाकी दुश्मनों से लड़ने लगी। सिया उसे देखकर खुद से बोली, जब बात करने से सब ठीक हो सकता है तो लड़ने की क्या जरूरत है? अब हर कोई इन लोगों की तरह लड़ना तो नहीं चाहता होगा। अरे मेरा मूड नहीं है लड़ने का, तो मैं क्यों लड़ूं? तभी उससे किसी ने कहा, पर मुझे लड़ने का मूड है और मैं लड़ना भी चाहता हूँ। सिया ने उस आवाज पर सर उठा के देखा तो एक काला सा मोटा सा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसे देखकर सिया ने मन में कहा, अबे गेंडे की छठी औलाद, साले कोयले की खान से निकला काला सांड कहीं का, इससे कौन लड़ेगा? मैं तो नहीं लड़ रही। उस आदमी ने उसके पास आते हुए कहा, बहुत ज्ञान देना आता है ना तेरे को, अब मुझे भी दे। सिया ने पीछे हटते हुए उससे कहा, अरे हाथी कहीं के, तुझसे कौन ज्ञान की बातें करेगा बे, तू तो मरने के लायक है। ये बोल उसने उस पर नीचे झुक के रेत उसकी आंखों में डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखें जलने लगी और वो अपनी आंखों को मलने लगा। सिया ने यह देखकर उस पर तलवार से वार किया और देखते ही देखते उसे मौत के दर्शन करा दिए। कुणाल उसके पास आया तो उसने देखा वो आदमी मर चुका था। सिया को भी कुछ चोट आई थी। उसने सिया को देखते हुए कहा, आप ठीक है ना? जी कुणाल जी, हम ठीक हैं, मुझे अभी कुछ नहीं होने वाला। ये बोलकर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी युग ने उससे कहा, ओ भाई, बाद में निहार लियो अपनी वाली को, पहले इन सब से निपट ले, नहीं तो कहीं हम ही ना निपट जाएं। उसके बोलने पर किसी ने उन सब पर वार किया तो तीनों मिलकर उन सब का सामना करने लगे। दूसरी तरफ कुशल कुमार से लड़ रहा था। तीनों की हालत खराब थी। तभी कुशल पर कुछ लोगों ने आकर एक साथ हमला कर दिया, तो राणा ने उसका साथ दिया और ये देखकर कुमार वहां से निकल गया। उसने देखा विजय लड़ रहा था। उसने पीछे से जाकर उस पर वार किया और तलवार उसके सर से होते हुए पीठ पर आकर लग गई। ये देखकर रुद्र की चीख निकल गई, पापा! कुमार ये देखकर खुश हो रहा था। रुद्र जिससे लड़ रहा था उसे खत्म कर विजय के पास आया। शालिनी भी वहां आ चुकी थी। काशी ने ये सब देखा तो वो भी आने के लिए आगे बढ़ी, पर अमर ने उसे रोक लिया। रुद्र ने विजय को देखते हुए कहा, पापा, पापा आपको कुछ नहीं होगा। काशी ने अमर से लड़ते हुए उससे कहा, रुद्र, पापा को लेकर हॉस्पिटल जाएं आप, इन्हें हम देखते हैं, निकलें आप, जाएं। उसके ये बोलते ही रुद्र ने विजय को बाहों में उठाया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने उसे रोक लिया, पर तभी अभय और गायत्री आ गए। उन्होंने उन सबको मारते हुए कहा, रुद्र आगे निकले विजय को लेकर। उसने शालिनी को भी उसके साथ भेज दिया था। शिवांगी भी उनके साथ चली गई थी। अभय और गायत्री उन सब आदमियों से लड़ रहे थे। अन्ना ने जब काशी को अमर से लड़ते हुए देखा तो उसने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने उस पर वार किया, गायत्री ने आकर उस वार को रोक लिया। गायत्री ने अन्ना से कहा था हमने तेरे आदमी से कि तुझे बोल दें कि राजस्थान छोड़ के चला जाए तू, पर तूने नहीं सुना और आ गया अपनी मौत को मेरे हाथों से लेने के लिए। ये कहते हुए वो उससे लड़ने लगी। अन्ना ने उसके वार का जवाब देते हुए कहा, मुझे एक औरत मार सके इतना भी मैं कमजोर नहीं हूँ, तो जैसी औरतें मेरी जूती के नोक पर होती हैं। ये कहते हुए उन दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। कुमार वहां से बच के भागना चाहता था, पर कुशल ने उसे रोक लिया था। वो उससे लड़ रहा था। काशी अमर से लड़ रही थी। उसने अमर की तलवार पर त्रिशूल से एक जोरदार वार किया और उसके तलवार को 2 भाग में तोड़ दिया।
अमर ये देखकर डर गया। उसने भागना शुरू किया। वो भीड़ में से भागे जा रहा था। अन्ना ने गायत्री को दूर धक्का दिया और काशी के पीछे जाना चाहा, पर गायत्री ने उसके पीठ पर तलवार से वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने देखते हुए कहा, मेरी बेटी की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। मैं तुम्हें जैसी मौत दूंगी उससे भी ज्यादा भयानक वो तुझे देगी, इसलिए उस तक मत जा। ये बोलते हुए उसने तलवार को उसके सीने में उतार दिया और ये करते ही उसके कपड़े पर अन्ना के खून के छींटे चले आए। अन्ना मारा गया था। कुमार ये देखकर डर गया था। उसने कुशल को चकमा दिया और अपने आदमियों को खुद को प्रोटेक्ट करने को कहा, और ये होते ही वो वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। दूसरी तरफ अमर गाड़ी के पास आया और उसमें बैठ के भागने लगा। काशी ने ये देखकर युग से कहा, युग, अमर भाग रहा है। ये सुनते ही युग ने बंदूक उठा के उस पर निशाना लगाया और इधर काशी भागकर घोड़े पर बैठी और उसे दौड़ा दिया अमर के पीछे। युग ने अमर की गाड़ी पर निशाना लगा के उसके टायर को पंचर कर दिया था। उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी, पर अमर उसे रोक नहीं रहा था। काशी ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया और त्रिशूल लेकर उसके गाड़ी के पास पहुंची। अमर ने जब उसे देखा तो काशी का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में तमतमा रहा था। उसके खुले बाल हवा से उड़े जा रहे थे। उसके क्रोध को देखकर आज अमर को मौत का डर लग रहा था। काशी अमर की मौत बन आज घोड़े पर सवार उसके पीछे आ रही थी, जिसे देखकर आज खुद अमर को मौत का डर लगने लगा था। वो अपनी गाड़ी को वहां से लेकर निकलना चाह रहा था, पर उसके गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। काशी ने उसके गाड़ी के सामने आकर अपने घोड़े को रोका और उसे देखते हुए नीचे उतरी। अमर ये देखकर भागना चाह रहा था, पर तभी वहां पर सब आ गए। वो उन सबको देखकर भागने के लिए जगह देखने लगा, पर वो वहां से भाग पाए ऐसी जगह कहीं नहीं थी। पीछे काशी काल बन के खड़ी थी और आगे सब खड़े थे उसे रोक के। काशी ने उसके पास आते हुए कहा, चिंता मत करो अमर, मैं तुम्हें निहत्थे नहीं मारने वाली। एक राजपुतानी हूँ और एक राजपुतानी के लिए उसके उसूल बहुत मायने रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने का मौका दूंगी, खुद को मारने का भी मौका दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई ये बोले कि मैंने एक राजपूत होकर एक निहत्थे को मार दिया। इसलिए युग, दो अमर जी को तलवार। उसके कहने पर युग ने उसकी तरफ तलवार फेंक दिया और अमर ने उसे जल्दी से उठा लिया। दूसरी तरफ रुद्र विजय को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और उसे लेकर अंदर गया। शालिनी और शिवांगी दोनों ही रोई जा रही थी। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर साहब जल्दी आए। ये कहते हुए उसने विजय को एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर, नर्स सब उसकी आवाज सुनकर भागते हुए आए। उन्होंने जब विजय को जख्मी हालत में देखा तो उससे कहा, ये राजा साहब को क्या हो गया? इनका तो ऑपरेशन करना होगा। नर्स, इन्हें ओटी में लेकर चलें। उसके कहने पर नर्स दो वार्ड बॉय के साथ विजय को लेकर ओटी में चली गई। डॉक्टर ने रुद्र से कहा, कुंवर साहब आप भी बैंडेज करा लें, आप सबको ही बहुत चोट आई है। नर्स, इन सबको देखो। ये बोलकर वो ओटी की तरफ चले गए। रुद्र शालिनी और शिवांगी को लेकर वहीं बगल के इमरजेंसी रूम में चला गया। नर्स ने सबकी चोट को साफ कर उस पर बैंडेज किया। रुद्र शालिनी और शिवांगी को वहीं बैठने का बोल के बाहर चला आया। उसने बाहर आकर देखा तो ओटी के बाहर लगी लाइट जल रही थी। उसे देखकर रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने याद किया कैसे विजय उसका हौसला बढ़ाता था। उसकी आंखों के सामने विजय का चेहरा था। वो उन्हें खोने से डर रहा था। उधर अमर काशी के सामने तलवार लेकर खड़ा था। उसने काशी पर वार किया, पर काशी ने उसके वार को रोककर कहा, याद है अमर, तुमने सुगंधा को कैसे मारा था, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। अमर ने उसे धक्का देते हुए कहा, उसने मेरे प्यार को ठुकराया था। मैं उससे प्यार करता था, पर उसने क्या किया? उसने उस रुद्र को हाँ कह दिया। कैसे मैं इतनी बड़ी इंसल्ट सह जाता? कैसे छोड़ देता उस लड़की को मेरी बेइज्जती करने के बाद भी? काशी ने उस पर त्रिशूल से वार करते हुए कहा, अगर लड़की से प्यार करते हो तो उसके हाँ या ना का आदर करो। अगर वो ना कहती है तो उसका मतलब सिर्फ ना होता है, और उसके लिए आप उसकी जान ले लें, ये प्यार नहीं होता। इसे हिम्मत नहीं कहते,
इसे बुज़दिली कहते हैं और उस लड़की से आपको प्यार नहीं था ये जताता है। ये कहते हुए उसने उसके हाथ पर मारा और उसके हाथ से तलवार गिर गई। काशी उससे दूर हुई और उससे बोली, उठाओ तलवार अमर, अभी तो बहुत हैं जिनकी मौत का बदला आज मैं लूंगी। उठाओ तलवार। उसके कहते ही अमर ने दोबारा तलवार उठा ली। अमर को देखते हुए काशी ने कहा, मोना, याद तो होगी ना तुम्हें, जिसकी इज्जत तुमने लूटी थी और केस करने पर दोबारा उसे किडनैप कर लिया था और उसे मार डाला था। क्या उससे भी प्यार था? ये कहते हुए उसने उस पर वार किया। अमर ने उसके वार को रोकते हुए कहा, मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता था, पर वो मान ही नहीं रही थी। पर मैंने अपने मन का कर लिया था। उसे बहुत पैसे दिए थे जिससे वो कहीं भी जाकर आराम से अपनी नई जिंदगी को जी सकती थी। और उसे तो केस करने का शौक लगा था, इसलिए उसे जिंदगी से आजाद कर दिया। काशी ने इस बार उसके पैर पर मारा तो अमर जोर से चीखा। काशी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, वो मरने लायक नहीं थी। मरने लायक तुम थे, जिसने औरत को खिलौना समझा। औरत कोई खेलने की चीज नहीं होती है अमर, क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो भी औरत है। तुमने उसके साथ ऐसा कर उस औरत को भी कलंकित किया है। औरत को कमजोर समझ के उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सोच ही कमजोरी की निशानी होती है और ऐसे इंसान को मुझे लगता है कि माफ नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए उसने त्रिशूल उसके दूसरे पैर पर मारा। काशी ने उसे देखकर वापस कहा, ज्योति के माँ पापा का क्या कसूर था? क्यों तुमने उन्हें मारा? क्यों उन बेकसूरों की जान ली तुमने? अमर ने दर्द में कहा, क्योंकि ज्योति ने मुझे थप्पड़ मारा था। उसकी औकात मेरे जूते की नहीं थी और वो मुझ पर हाथ उठाने चली थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। मारना तो उसकी बहन को भी चाहता था, पर वो बच गई। तुम जैसे आदमी ही औरत को जूती समझ लेते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि जब ये जूती सर पर पड़ती है तब क्या होता है। उसने हाथ उठाया था, तूने उसके घर वालों को मार डाला। मैंने तो तुझे मारने का ठान लिया है, तो उठ और मार मेरे घर वालों को। ये कहते हुए उसने त्रिशूल उसके सीने पर उतार दिया। काशी ने उसे देखते हुए कहा, सबक उसे नहीं, तुझ जैसे आदमी को मिलना चाहिए जो जिंदगी को शतरंज और औरत को उसका प्यादा समझ लेते हैं। पर औरत कोई खेल की वस्तु नहीं होती है अमर। उससे प्यार करोगे, उससे प्यार से बात करोगे और प्यार से रखोगे तो वो जिंदगी को स्वर्ग बना देती है, नहीं तो तुम्हें स्वर्ग भी पहुंचा सकती है। और ये उन सब लड़कियों के लिए जिसकी जिंदगी तुमने तबाह की है। ये कहते हुए उसने दूसरी बार भी उसके सीने पर त्रिशूल उतार दिया। अमर मर चुका था। काशी इस वक्त खून से लथपथ थी। उसके सामने अमर का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। काशी अभी भी उसे गुस्से में देखे जा रही थी। गायत्री ने उसके पास आकर कहा, चलो काशी, तुमने उसे उसके पापों की सजा दे दी, अब चलो यहाँ से। ये कहते हुए उसने उसे कंधे से पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। दूसरी तरफ रायपुर में मालिनी काशी की मौत की खबर सुनने को बैठी थी। तभी उसने कुमार को कुछ लोगों के साथ आते हुए देखा। ये देखकर वो खड़ी हो गई। कुमार की हालत भी ठीक नहीं थी। मालिनी ने उसे देखते हुए कहा, कुमार, ये सब और काशी मरी या नहीं? क्या हुआ वहां पर? कुमार दर्द भरी आवाज में बोला, मालिनी, काशी ने अमर को मार डाला और अभय ने पापा को। कोई नहीं बचा मालिनी, उसने हमारे घर को तबाह कर दिया। हमारे बेटे अमर को मार डाला उस काशी ने। ये कहते हुए वो रोने लगा था। मालिनी ये सुनकर हैरान खड़ी थी। उसने कुमार को देखते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा अमर नहीं मर सकता। एक लड़की उसे कभी नहीं मार सकती, कभी नहीं। उसकी ऐसी बातों पर कुमार ने कहा, पर अब मार दिया है और यही सच है कि काशी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मालिनी ये सुनकर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कुमार ने उसे देखते हुए कहा, मालिनी, हमें ये महल, यहाँ तक कि राजस्थान ही छोड़ना होगा, क्योंकि काशी यहाँ भी आ सकती है और इस वक्त उस पर खून सवार है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ से जाने में ही भलाई है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस काशी को, उसके परिवार वालों को खत्म किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसने मेरे दोनों बच्चों को,
मेरे पिता को सबको मार डाला। मैं उसे मारे बिना राजस्थान से कहीं नहीं जाने वाली, चाहे जो हो जाए। उसके ये कहने पर कुमार ने उसे समझाते हुए कहा, मालिनी समझदारी से काम लो। आज अगर हम जिंदा रहे तो कल काशी से और ताकतवर होकर लड़ेंगे। क्यों तुम पागलपन कर रही हो? चलो यहाँ से, हमें निकलना होगा। ये कहते हुए वो कुछ नौकरों को देखा और उनसे बोला, जाकर सामान पैक करो, हम कुछ देर में निकल रहे हैं। उसके बोलने पर नौकर चले गए और पैकिंग करने लगे। इधर हॉस्पिटल में जब सब पहुंचे तो अभी तक विजय का ऑपरेशन ही चल रहा था। रुद्र ओटी के बाहर ही खड़ा था। काशी के चेहरे से खून साफ था, पर उसके कपड़ों पर अभी तक खून लगा था। अभय सबके साथ उसके पास पहुंचा तो उसने रुद्र से पूछा, बेटा विजय कैसा है? कुछ कहा डॉक्टर ने? रुद्र वैसे ही खड़े उन सबको बिना देखते हुए बोला, नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया है। अंदर पापा का ऑपरेशन चल रहा है, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। आप सब जाकर पट्टी करा लें। माँ और शिवांगी इमरजेंसी वार्ड में है, आप सब भी वहीं चले जाएं। ये कहते हुए उसने सबकी तरफ देखा, पर जब उसकी नजर काशी पर गई, उसे खून में लथपथ देख उसके होश उड़ गए। उसने अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि काशी को उस रूप में देखने की हिम्मत उसमें नहीं हुई। गायत्री सबको लेकर शालिनी के पास चली गई, पर काशी वहीं खड़ी थी। जब वो रुद्र के पास आने लगी तो रुद्र ने उसे हाथ दिखा के वहीं रुकने का इशारा किया। उसे बिना देखते हुए वो बोला, काशी अभी मेरे पास मत आना, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए जाओ और अपने जख्मों पर पट्टी बंधवा लो, हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त तुम बात करने की हालत में नहीं हो और ना मैं सुनने के, इसलिए बेहतर होगा अभी दूर रहो। उसकी बात सुनकर काशी को दुख हुआ, पर वो समझ सकती थी रुद्र के दर्द को। विजय जी से रुद्र बहुत प्यार करता था। उन्हें कुछ होना उसकी जान को उसके शरीर से निकाल लेने जैसी बात थी। काशी ने कुछ नहीं कहा और वो वहीं रखे बेंच पर बैठ गई। उसके जख्मों से खून रिसना बंद हो गया था, पर अभी तक खून उसके हाथों में वैसे ही लगा था, जिस पर रुद्र की नजर पड़ते उसे ना जाने क्या हो जाता। रुद्र के सामने काशी का सिर्फ एक रूप था, और वो जब अमर से लड़ रही थी और सबको मार रही थी, उसने कभी भी काशी के इस रूप के बारे में नहीं सोचा था। और आज जब उसने देखा तो उसके जहन में जैसे उसके लिए कुछ अलग ही नजरिया पैदा हो रहा था। रुद्र बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था काशी के उस रूप को। ऊपर से काशी का इस रूप में हॉस्पिटल चले आना उसे और हैरान कर रहा था। रुद्र अपने विचारों में खोया था और काशी उसकी बातों से परेशान बैठी थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वो क्या करे। गायत्री एक नर्स के साथ आई और उसके सामने खड़े होते हुए नर्स से बोली, इनके जख्मों को साफ कर पट्टी बांध दे। उसके कहने पर नर्स काशी के बगल में बैठ गई और कॉटन लेकर सारे जख्मों को साफ करने लगी। कुछ देर में उसने काशी के खून से लथपथ हाथों को साफ कर दिया और जहां जहां उसे चोट आई थी उसने दवा लगा के पट्टी बांध दी थी। नर्स के जाने के बाद गायत्री वहीं काशी के पास बैठ गई। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, काशी बेटा, रुद्र की बातों का बुरा मत मानो, मत परेशान हो उसकी बातों को सोच के। वो अभी परेशान है। विजय जी की हालत देख उसे समझ नहीं आया होगा कि वो क्या बोले तुमसे। इसलिए मेरी बच्ची, परेशान मत हो और शांत करो अपने मन को। रुद्र को एक बार विजय के बारे में पता चल जाए तो वो तुमसे बात करेगा और तुम्हारा साथ भी देगा। काशी बस खामोश नजरों से सामने ही देखे जा रही थी। उसे जैसे गायत्री की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके कानों में रुद्र की कुछ दिनों पहले कही गई बातें गूंजने लगी थी। वो बैठी बस सोचे जा रही थी कि आखिर रुद्र क्या करेगा। गायत्री इस खामोशी को समझ पा रही थी। उसे पता था रुद्र काशी के लिए क्या है और उसकी बातें काशी को कितना दर्द पहुंचा चुकी हैं। पर इस वक्त कुछ भी बोलना बात को बिगाड़ सकता था। इसलिए गायत्री शांत ही थी और सब्र का होता फल